नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, हम आपको पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही कराते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी से ही आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनते हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक दंड, दूसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है आपका सतत और समग्र मूल्यांकन, और चौथा दिया गया है आपका निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी? तो कौन कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा? तो वो होगा आपका सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा करेक्ट होगा? तो वो होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी और सी जो होंगे आपके सही आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकता है? यानी कि जो टीचर है वो बच्चों की जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो जटिल अवधारणाएं हैं, उसकी समझ को किस तरीके से आसान बना सकता है? पहला ऑप्शन है आपका एक व्याख्यान देकर, दूसरा ऑप्शन है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, तीसरा ऑप्शन है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, और चौथा है आपका बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो एक शिक्षक जो है बच्चों की जटिल समस्या को किस तरह से सहज बना सकते हैं? तो इनमें सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका अन्वेषण और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा करके उनके जटिल सवालों को आसान बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला ऑप्शन है बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, तीसरा ऑप्शन केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल या फिर महत्व देकर, और चौथा ऑप्शन कहता है आपका गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा प्राथमिक विद्यालय की एक टीचर बच्चों के लिए एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बन सकती है और उन्हें प्रोत्साहित करेगी? तो इनका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका बच्चों को सहानुभूतिपूर्वक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? यानी कि बच्चों में जो द्वितीय समाजीकरण है वो कौन सी एजेंसी द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है आपका मीडिया एवं पड़ोस आस पड़ोस द्वारा, दूसरा है आपका परिवार पास पड़ोस, तीसरा ऑप्शन है परिवार एवं मीडिया, चौथा ऑप्शन है विद्यालय एवं मीडिया। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण हो जाएगा? तो वो होगा आपका विद्यालय और मीडिया जो होंगे आपके सेकेंडरी समाजीकरण, यानी कि द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होते हैं? कौन सी ऐसी अवधि है जिसमें बच्चों के शारीरिक वृद्धि और विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है? पहला ऑप्शन है आपका किशोरावस्था एवं वयस्कता में, दूसरा है
शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, चौथा है आपका मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो कौन सी अवधि में बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तीव्र गति से होते हैं? तो वो होगा आपका शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि और विकास जो होते हैं बहुत तीव्र गति से होते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं कहा गया है। दूसरा है आपका विकास जीवन पर्यंत होता है। तीसरा है विकास परिवर्त्य होता है और चौथा है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका विकास के सिद्धांत को नहीं दर्शाएगा? तो वो होगा आपका विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। यही आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिक विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है आपका लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति यानी कि कोड, तीसरा है आपका जन्मजात विशेषताएं और चौथा कहता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। जो पारस्परिक क्रिया होती है पर्यावरण और आनुवांशिकता के बीच। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो वो होगा आपका आनुवांशिकता जो होगी और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया जो होती है व्यक्ति विभिन्नता का एक प्राथमिक कारण होता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, बच्चों में जो जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली होगी? पहला ऑप्शन है आपका जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, दूसरा ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, तीसरा ऑप्शन है आपका जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना और चौथा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। तो कौन सा जो ऑप्शन होगा बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को कम करने के लिए जो प्रभावशाली होगा? तो इसमें सही आंसर होगा आपका जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करनी चाहिए बच्चों से, जिससे उनमें इसके प्रति क्या होगी सजगता आएगी और इस तरह से जेंडर रूढ़िवादिता की समस्याएं जो होगी कम होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर प्रभाव को महत्व दिया है? पहला ऑप्शन है आपका लॉरेंस कोहेलबर्ग, दूसरा ऑप्शन है जॉन बी वाटसन, तीसरा है लेव वाइगोस्की और चौथा ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। तो किसने दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव के चिंतन को महत्व दिया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जो भाषा अर्जन है और विकास के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है जन्म से पूर्व अवधि, तीसरा ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था और फोर्थ है आपका मध्य बाल्यावस्था। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन एवं विकास के लिए? तो वो होगा आपका जन्म से पूर्व अवधि। जन्म पूर्व अवधि जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा जो नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है आपका उद्योग बनाम अधीनता व्यवस्था,
तीसरा है आपका प्रसुप्ति अवस्था, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से कौन सा जो होगा लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की एक अवस्था हो जाएगी? तो वो होगा आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आपका जेंडर समरूपता, दूसरा ऑप्शन है आपका जेंडर पक्षपात, तीसरा है जेंडर पहचान, चौथा ऑप्शन है आपका जेंडर संबद्धता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका जेंडर समरूपता। जेंडर समरूपता यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो होगा पियाजे की संरचना है? पहला ऑप्शन है आपका प्रबलन, दूसरा है आपका अवलोकन अधिगम, तीसरा आपका है स्कीमा और चौथा दिया गया है अनुबंधन। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो वो होगा आपका स्कीमा, है ना। स्कीमा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका जिगजॉ पहेली को करते समय, जिगजॉ जो है पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका आत्मकेंद्रीयता, दूसरा ऑप्शन है आपका वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, और तीसरा है जोर से बोलना, और चौथा है आपका पाड़ यानी कि स्केप होल्डिंग ढांचा। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो वो होगा आपका व्यक्तिगत वार्ता, है ना। व्यक्तिगत वार्ता जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करना, सहयोग देना, किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आपका पाड़ यानी कि ढांचा, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रबलन, तीसरा है अनुबंधन और चौथा है मॉडलिंग। तो इसमें से कौन सा जो होगा आपका बच्चों को संकेत और आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने के लिए जो होगा आवश्यक हो जाएगा? तो वो होगा आपका पाड़ यानी कि ढांचा, जिसको हम स्केप फोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है टेम्पररी तरीके से मदद करना। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी कि साध्यात्मक विचार, और तीसरा है अस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, और चौथा है संरक्षण कक्षा समावेशन। तो इनमें से कौन सा जो होगा जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बताता है? तो कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा आपका संरक्षण कक्षा समावेश, है ना। संरक्षण कक्षा समावेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आकलन है उसका प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, तीसरा ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर, ये पर होगा, उनको नामांकित करना। तो इनमें से कौन सा जो होगा प्राथमिक आकलन का उद्देश्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका
संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आकलन का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। जो बुद्धि के बारे में सही कथन होगा उसको हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है आपका, बहुबुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दूसरा ऑप्शन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। और तीसरा ऑप्शन है, बुद्धि को माननीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। तो बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, तो वो होगा आपका, बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक ग्रुप भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों होगा, ये समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। पहला ऑप्शन है आपका आत्मकेंद्रित विचारक, दूसरा है सृजनात्मक विचारक, तीसरा ऑप्शन है अभिसारिक विचारक और चौथा है अनम्य विचारक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, तो वो होगा आपका सृजनात्मक विचारक, है ना, सृजनात्मक विचारक, जिसमें रूही जो है हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है और इनसे काफी समाधान जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सृजनात्मक विचारक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है आपका, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिव्यक्ति और चौथा है आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इनमें से कौन सा जो होगा आरटीई 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा की अवधारणा के लिए हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो वो हो जाएगा आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है आपका इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वंचित समूह के विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति को दर्शाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करनी चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कभी कभी तैयार करना चाहिए और चौथा है तैयार नहीं करनी चाहिए। तो समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को क्या करना चाहिए, तो उन्हें सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। जो पठन वैफल्य है बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होंगे। पहला ऑप्शन दिया है आपका
एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। दूसरा ऑप्शन है न्यू अवधान विकार। तीसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। और चौथा है आपका धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण इनमें से कौन से जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे? तो वो होगा आपका धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता जो होगी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है। जो संवेग है और संज्ञान एक दूसरे से कैसे है? पहला ऑप्शन है संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सन्निहित है। तीसरा ऑप्शन स्वतंत्र है। और चौथा है आपका पूर्णतः अलग है। तो संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से किस तरह से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक दूसरे में सन्निहित है ना, एक दूसरे में समाहित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, जो संरचनावादी ढांचे हैं उसमें अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? पहला ऑप्शन है आपका प्रबलन पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन है यंत्रवद याद करने पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है आपका अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। और चौथा है अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो संरचनावादी जो ढांचे हैं उसमें अधिगम की प्राथमिक रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को दंडित करना चाहिए। और चौथा है बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों सहानुभूत है सिद्धांत के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसकी क्या उपयोगिता है? पहला ऑप्शन है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। दूसरा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। और चौथा है आपका यंत्रवत याद करना। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की इनमें से कौन सी जो होगी विशेषता हो जाएगी? तो वो होगा आपका बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना जो है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की प्रमुख विशेषता है, उसका गुण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही होगा? पहला ऑप्शन है आपका अधिगम प्रक्रिया विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है आपका अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन कहता है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। और चौथा है अधिगम अवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार के अधिगम के लिए सही हो जाएगा? तो वो होगा आपका अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? विद्यार्थियों को जो है स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के कौन से परिणाम होंगे? पहला ऑप्शन है आपका यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका अवधारणात्मक
परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। और चौथा है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। तो इनमें से कौन सा जो होगा एक गैर उदाहरण देने का परिणाम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आपका अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। और चौथा है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा बच्चों को लगातार पुरस्कार देना और दंड देने के लिए प्रभाव पड़ सकता है। तो कौन सा सही होगा इसमें, वो हो जाएगा आपका अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा जो होगी इससे कम होती जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी बाल विकास के सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।